हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर सीटेट, जिसका एग्ज़ाम जनवरी 2024 में आयोजित होने वाला है। और आज हम सीटेट के अंतर्गत सीडीपी में ब्लूम की टेक्सोनॉमी को पढ़ेंगे। यानी कि ब्लूम ने अपनी टेक्सोनॉमी को कितनी भागों में बांटा है उसको हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि यह टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। हर बार परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं, चाहे वो सीटेट हो, टेट हो, किसी भी स्टेट का टेट हो या फिर नेट हो, वहाँ पर भी ब्लूम की टेक्सोनॉमी से प्रश्न पूछे जाते हैं, हर बार पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो आइए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास और देखते हैं ब्लूम्स की टेक्सोनॉमी को कि क्या है ब्लूम की टेक्सोनॉमी। तो समझते हैं ब्लूम्स टेक्सोनॉमी, यानी कि ब्लूम का वर्गीकरण। मनोवैज्ञानिक बेंजामिन ब्लूम, इनका पूरा नाम है बेंजामिन ब्लूम। ये कि क्या थे? यह एक मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिस्ट हैं और इनके नाम पर एक वर्गीकरण प्रणाली है जो शैक्षिक लक्ष्यों और उद्देश्यों को वर्गीकृत करती है। इस ढांचे को पहली बार शैक्षणिक उद्देश्यों की वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव पुस्तक में क्या किया गया था, पेश किया गया था। मान लीजिए क्लास क्वेश्चन पूछ दे कि ब्लूम्स की टेक्सोनॉमी को किस बुक में दिया गया पहली बार, तो क्लासिफिकेशन ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, इंग्लिश टर्म को आप लोग ज़्यादा प्रेफरेंस दीजिएगा। यानी कि शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण क्लासिफिकेशन ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव में इस बुक में पहली बार ब्लूम के टेक्सोनॉमी को दी गई थी, जिसे 56 यानी कि 1956 में ब्लूम द्वारा प्रकाशित किया गया था। इस बुक को कब 1956 में प्रकाशित किया गया था। यह प्रणाली शिक्षा में व्यापक रूप से अपनाई गई है और शिक्षकों द्वारा शिक्षण से पहले किसी विषय से संबंधित उद्देश्यों का चयन करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है। ठीक है, अब आगे समझते हैं। यह ब्लूम की वर्गीकरण प्रणाली पर क्या आधारित है, जो शैक्षिक लक्ष्यों को 3 डोमेन यानी कि कार्यक्षेत्र में वर्गीकृत करती है। डोमेन शब्द को आप लोग याद रखिएगा, डोमेन जिसे हम कार्यक्षेत्र कहते हैं। यानी कि 3 शैक्षिक लक्ष्यों को कितने डोमेन में हमने बांटा है? 3 डोमेन में बांटा है। कौन कौन से वो डोमेन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये तीनों डोमेन, देख लीजिए यहाँ पे हैं और इन तीनों को आपको याद रखना है, क्योंकि यह वेरी इंपॉर्टेंट है। VVI कर लीजिए ये। तो क्या है यहाँ पे देखिए, सबसे पहले ज्ञानात्मक पक्ष जिसे हम कॉग्निटिव डोमेन कहते हैं, भावात्मक पक्ष अफेक्टिव डोमेन कहते हैं और क्रियात्मक पक्ष जिसे हम साइकोमोटर डोमेन कहते हैं। ये तीनों आपके उंगलियों के टिप पे याद होने चाहिए आपको। ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, इंग्लिश टर्म में भी याद रखिए, कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन, ये तीनों। क्योंकि देखिए आप हिंदी में कंफ्यूज हो सकते हैं, बस इंग्लिश के टर्म में कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। तो प्रेफरेंस दीजिए इंग्लिश टर्म को कि कॉग्निटिव डोमेन होता है, अफेक्टिव डोमेन होता है, साइकोमोटर डोमेन होता है। अब इन सबको समझ लेते हैं कि है क्या यह कॉग्निटिव डोमेन, क्या है अफेक्टिव डोमेन में क्या चीज़ें होती हैं और साइकोमोटर डोमेन में क्या चीज़ें आती हैं। अब टैक्सोनॉमी की बात करें अगर हम, टैक्सोनॉमी का अर्थ क्या होता है, क्योंकि हम शुरू से ही क्लास शुरू की है तब से देख रहे हैं कि ब्लूम की टैक्सोनॉमी, बट टैक्सोनॉमी है क्या, इसे जान लेना ज़रूरी है कि टैक्सोनॉमी का अर्थ होता है वर्गीकरण की एक पद्धति, यानी कि वर्गीकरण नहीं क्लासिफिकेशन नहीं, बल्कि क्लासिफिकेशन का एक पद्धति होता है, यानी कि अ मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन इट्स कॉल्ड टैक्सोनॉमी, यानी कि अ मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन इट्स कॉल्ड टैक्सोनॉमी। यही क्या है? तो टैक्सोनॉमी है वर्गीकरण की एक पद्धति है, क्लासिफिकेशन की एक पद्धति है। अब आगे समझते हैं डोमेन, यानी कि आगे क्या है कि डोमेन ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, ब्लूम के वर्गीकरण के डोमेन क्या हैं। तो सबसे पहला क्या है? सबसे पहला ही क्या था, हमने ऊपर देखा था 3 थे। कितने डोमेन थे? 3 थे। कौन कौन से थे? तो ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, 3 थे। उनमें पहला है यह ज्ञानात्मक क्षेत्र, यानी कि कॉग्निटिव डोमेन की बात हम करने जा रहे हैं कि क्या है यह कॉग्निटिव डोमेन। तो कह रहे हैं 1956 में बेंजामिन ब्लूम द्वारा शुरू की गई ब्लूम की वर्गीकरण में संज्ञानात्मक डोमेन ज्ञान प्राप्त करने, यानी कि जो कॉग्निटिव डोमेन होता है वो किस लिए, तो ज्ञान प्राप्त करने, प्रसंस्करण और लागू करने में मानसिक प्रक्रियाओं से संबंधित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है कि कॉग्निटिव डोमेन किससे संबंधित है, तो मानसिक प्रक्रियाओं से, मेंटल प्रोसेस से संबंधित है। किससे है? मेंटल प्रोसेस है। देखिए छोटे छोटे हर चीज़ में छोटे छोटे कीवर्ड्स होते हैं, तो आप जो है ना इन कीवर्ड्स को क्या करिए, जो कीवर्ड्स हैं इन कीवर्ड्स को आप ध्यान में रखते जाइए, ताकि जिस भी आप थिंकर को पढ़ें समझें तो वहाँ से कुछ कीवर्ड्स को नोट करते जाइए, दिमाग में अपने सबकॉन्शियस माइंड में बसाते जाइए, ताकि वो क्या हो,
आपको भूले नहीं चीज़ें। तो देखिए अब कॉग्निटिव डोमेन किससे संबंधित है, तो देखिए ज्ञान प्राप्त करना है, उसके बाद से क्या करना है, मानसिक प्रक्रियाओं से संबंधित है यह कॉग्निटिव ज्ञानात्मक क्षेत्र। इस डोमेन में ऐसी गतिविधियां शामिल हैं जो तथ्यों, सिद्धांतों, तथ्य फैक्ट की बात करता है, सिद्धांत की बात करता है और शब्दों को याद करने सहित मस्तिष्क को उत्तेजित और चुनौती देता है। क्या करता है यह ऐसा डोमेन है, यानी कि कॉग्निटिव डोमेन ऐसा डोमेन है जिसमें क्या ऐसी गतिविधियां शामिल होती हैं, तो तथ्यों, फैक्ट्स को याद करना, सिद्धांतों का निर्माण करना, शब्दों को याद करने सहित मस्तिष्क को उत्तेजित और चुनौती देती हैं। संज्ञानात्मक डोमेन एंड कॉग्निटिव डोमेन जानकारी को याद करने, समझने के साथ साथ मानसिक क्षमताओं के विकास से संबंधित उद्देश्यों पर ध्यान केंद्रित करता है। इंपॉर्टेंट सारे कीवर्ड्स हैं, क्या है कि जो है कॉग्निटिव डोमेन क्या है, तो जानकारी को याद रखना है, उसको समझने के साथ साथ मानसिक क्षमताओं के विकास से संबंधित इन उद्देश्यों पर ध्यान केंद्रित करता है। तो ये कीवर्ड्स है, आप इनको अलग से नहीं हो तो अलग से क्या करिए, एक पेन कॉपी लेके छोटे छोटे कीवर्ड्स बस लिखते जाइए कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी 3 क्षेत्र हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक। ज्ञानात्मक छोटे छोटे टर्म्स लिखते जाइए, मानसिक प्रक्रियाओं से संबंधित है, ज्ञान प्राप्त करना है, उसके बाद जानकारी को याद करना, समझने के साथ साथ मानसिक क्षमताओं, बस ये कीवर्ड्स नोट करते जाइए, आपको एग्जाम में बिल्कुल ये कीवर्ड्स याद आ जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ब्लूम है। ब्लूम संज्ञानात्मक डोमेन में वे उद्देश्य शामिल हैं जो ज्ञान के स्मरण और अनुभूति और मानसिक क्षमताओं के विकास से संबंधित है। कि कितनी अच्छी परिभाषा दिया है ब्लूम ने, कि कह रहा है कि जो कॉग्निटिव डोमेन है वह क्या है, उसमें कौन से उद्देश्य शामिल हैं, तो ज्ञान को स्मरण करना। स्मरण किस लेवल पे आता है, स्मरण मेंटल लेवल पे ही तो आता है, मेंटल लेवल पे ही तो चीज़ों को याद रखते हैं। उनको अनुभूति और मानसिक क्षमताओं के विकास से संबंधित है क्या, कॉग्निटिव डोमेन, यानी कॉग्निटिव संज्ञानात्मक डोमेन। अब आते देखते हैं इस कॉग्निटिव डोमेन के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो देखिए इसके अंतर्गत सबसे पहले कॉग्निटिव डोमेन में नॉलेज आता है, यानी कि ज्ञान आता है, कंप्रिहेंशन यानी कि बोध आता है, एप्लीकेशन यानी कि अनुप्रयोग आता है, एनालिसिस यानी कि विश्लेषण आता है, और क्या आता है तो संश्लेषण आता है, सिंथेसिस आता है, और लास्ट में इवोल्यूशन आता है। देखिए ये जो जितनी इसके सब स्टेजेस दिए गए हैं, ये सबको पूछा गया है परीक्षाओं में। यहाँ से ज्ञानात्मक क्या है कि ब्लूम की टैक्सोनॉमी के जो ब्लूम की टैक्सोनॉमी को, यानी कि ब्लूम्स कॉग्निटिव डोमेन इज डिवाइडेड इनटू 6 सेक्शन और लेवल्स। तो 6 लेवल्स में बांटा गया इस ज्ञानात्मक पक्ष को, कॉग्निटिव डोमेन को। और ये जो जितने 6 डोमेन हैं, सब 6 लेवल्स हैं, इन 6 को पूछा गया है आपकी हर परीक्षा में। जैसे सीटेट में तो पूछा ही जाता है, टेट स्टेट टेट में भी, हर जहाँ चाहे किसी भी स्टेट का टेट हो वहाँ भी पूछा जाता है, और यूजीसी नेट का तो ये फेवरेट क्वेश्चन हो जाता है। तो इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले क्या आता है, आप एक हिंदी टर्म को याद कर लीजिए, क्योंकि क्रम से ही पूछता है, क्रम दे देता है। ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। अंतिम में हम क्या करते हैं, किसी भी चीज़ का इवोल्यूशन करते हैं, मूल्यांकन। सबसे पहले ज्ञान, फिर उसको हम बोध लेवल पे लेके आते हैं, फिर उसका हम अनुप्रयोग करते हैं अपने जीवन में, फिर उसका हम एनालिसिस करते हैं, तब जाके हम क्या करते हैं, सिंथेसिस यानी कि संश्लेषण करते हैं, और अब हम अंतिम में मूल्यांकन करते हैं। ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन अंतिम में आता है, पहले ज्ञान आता है। ये हायरार्की हो गई। अब इसको इंग्लिश टर्म में देख लीजिए, क्योंकि इंग्लिश टर्म भी ज़रूरी है। नॉलेज, कंप्रीहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस। एप्लीकेशन के बाद हम चीज़ों का एनालिसिस करते हैं, और उसके बाद सिंथेसिस, तब जाके देन हम क्या करते हैं, इवोल्यूशन करते हैं, उनका मूल्यांकन करते हैं। आइए इन चीज़ों को हम डिटेल में और समझें कि क्या है ये सब, ज्ञान क्या है, बोध क्या है, अनुप्रयोग क्या है, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन, ये सब क्या है। तो देखिए कह रहा है कि ब्लूम का संज्ञानात्मक डोमेन 6 वर्ग या 6 लेवल्स में बांटा गया है, जो यानी कि अब देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉग्निटिव डोमेन विद स्पेसिफिकेशन। विशिष्टता के साथ संज्ञानात्मक डोमेन के उद्देश्यों का हम क्या करेंगे, वर्गीकरण करेंगे। देख लेते हैं क्या है ये। अब ज्ञान देखते हैं क्या है। तो ज्ञान है, नॉलेज क्या है, सूचनाओं को याद करना, यानी कि जो भी जानकारियाँ हैं, सूचनाएं हैं, उनको याद करना। परिभाषाओं को पहचानना, ये परिभाषा किसकी दी गई है, ब्लूम ने दिया था ना परिभाषा भी, तो उन परिभाषाओं को पहचानना। अवधारणाओं और सिद्धांतों को पहचानना, कॉन्सेप्ट्स जो है हमारे, जो भी हमारी थियरीज हैं उनको पहचानना। तथ्यों और घटनाओं को याद करना। कुल मिला के ज्ञान लेवल पे क्या आता है, नॉलेज लेवल पे, चीज़ों को याद करना, अपने सबकॉन्शियस माइंड में आपको याद रहे, वे चीज़ें कहाँ पे आती हैं, तो नॉलेज पे आती हैं। अब समझ या अंडरस्टैंडिंग या कंप्रीहेंशन क्या होता है, जिस समझ को ही हम बोध भी कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं,
क्योंकि कंफ्यूज ना होइएगा आप लोग कि समझ दे दिया, इसे ही हम बोध कहते हैं। क्या कहते हैं? बोध। देखिए यहाँ कम्प्रिहेंशन दिया हुआ है या अंडरस्टैंडिंग। तो अब इसको अर्थ अवधारणाओं को समझें, व्याख्या करें, अनुवाद करें, अंतर करें, वर्गीकरण करें और तुलना करें तथा पुष्टि करें, चर्चा करें इत्यादि। ये शब्द किस में आते हैं? तो अंडरस्टैंडिंग। अब देखिए अर्थ अवधारणाओं को समझेंगे, कैसे समझेंगे? जब आपके दिमाग में चीज़ें रहेंगी तभी तो समझ पाएंगे। उनकी व्याख्या कैसे करेंगे? जब आप उस चीज़ों को अंडरस्टैंड करेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे, तब तो दो शब्द बोल सकेंगे उस चीज़ के, उस कॉन्सेप्ट के बारे में, तो इनकी व्याख्या कर सकें, उसका अनुवाद कर सकें। तो ये समझ लेवल पे, अंडरस्टैंडिंग लेवल पे आता है। अब आते हैं एप्लीकेशन क्या है, यानी कि अनुप्रयोग की बात कर लेते हैं, एप्लीकेशन की बात करते हैं। तो एप्लीकेशन अर्जित ज्ञान का नई परिस्थितियों में उपयोग करना। ये लाइन ही, बस ये लाइन ही क्या करिए, एकदम अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि एप्लीकेशन या अनुप्रयोग क्या होता है। तो अर्जित, जो भी ज्ञान अर्जित आपने किया है उसको नई परिस्थितियों में, कहाँ पे? देखिए ये कीवर्ड आ गया, ये यही क्या है? कीवर्ड है कि आप उसको नई परिस्थितियों में उपयोग करना। और पूर्व ज्ञान, जो हमने पूर्व ज्ञान अर्जित किया है उसको नए ज्ञान से जोड़ना, प्रयोग करना, भविष्यवाणी करना और भविष्यवाणियों को सत्यापित करना, तथ्यों के बीच संबंध स्थापित करना। ये किस में आता है? एप्लीकेशन में आता है। ये सारे टर्म, ये जितने शब्द दिए गए हैं सब कीवर्ड्स हैं। अब देखिए विश्लेषण यानी कि एनालिसिस क्या होता है। तो उन तथ्यों की पहचान करें जो एक नियम या सिद्धांत बनाते हैं, एक सिद्धांत या समस्या के तत्वों को तोड़ते हैं, संबंधों का विश्लेषण करते हैं और अलग अलग घटक। तो चीज़ों को हम एनालिसिस करते हैं तो क्या करते हैं कि कोई भी यानी कि तथ्य, उसकी हम पहचान करते हैं और नियम सिद्धांत बनाते हैं और एक सिद्धांत या समस्या के तत्वों को तोड़ते। बस यही तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्या? कि समस्या के तत्वों को तोड़ते हैं। जब भी हम किसी चीज़ के एनालिसिस करते हैं तो उसको हम क्या करते हैं? तोड़ तोड़ के भागों में, कई भागों में बांट करके उसको समझने का प्रयास करते हैं कि ये पार्ट कैसे होगा, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। तो इन चीज़ों का उसके बाद से तब हम चीज़ों को फिर समेट करके क्या एनालिसिस करने के बाद से क्या एक उसका हम सिंथेसिस करने लगते हैं, संश्लेषण करते हैं। लेकिन तोड़ के समझते हैं चीज़ों को, समस्या को हम तोड़ देते हैं कई भागों में। वही क्या होती है? एनालिसिस होती है। ये आप दैनिक जीवन में हर इंसान करता है, इन चीज़ों को प्रैक्टिकली दैनिक जीवन से जोड़ के देखिए। अब क्या होता है? संश्लेषण, जिसे सिंथेसिस कहते हैं। तत्वों और भागों को इकट्ठा करके, अब जब यहाँ पे हमने क्या किया? समस्या को तोड़ दिया, तो अब इन्हीं तत्वों और भागों को जिसे हमने तोड़ा है उसको इकट्ठा करके एक नई संरचना, एक नया स्ट्रक्चर बनाएंगे, नई संरचना को बनाएंगे। रचनात्मकता का उपयोग करके नए विचारों और वस्तुओं को उत्पन्न करें, एकीकृत करें और समझ को पूरा करें। जैसे समस्या को हमने तोड़ दिया कई भागों में, अब समस्या को, जैसे अभी रिसेंट का मुद्दा क्या था कि रिसेंट का ये जो कि हड़ताल था, जितने भी रोड ड्राइवर्स थे इनका हड़ताल हो गया था। तब इस पे क्या हुआ? इस समस्या को समझिए कि ड्राइवर्स ने हड़ताल क्यों करा, ये कानून क्या है, इस कानून को समझे जाने, फिर ड्राइवर्स की समस्याओं को भी समझे जाने। तो आपने समस्या को तो तोड़ दिया। अब जब जानने के बाद कि वह कानून कैसा है, अच्छा है, बुरा है, कैसा है, लागू किया जाना चाहिए, नहीं लागू किया जाना चाहिए इत्यादि को आप समेटेंगे, तब उसका आप क्या कर रहे हैं? संश्लेषण कर रहे हैं, सिंथेसिस कर रहे हैं। बस ये रिसेंट के मुद्दे से इस चीज़ को समझ लीजिए कि एनालिसिस क्या हो गया और सिंथेसिस क्या हो गया। अब लास्ट में आप क्या करेंगे? तो अब इवोल्यूशन करते हैं कि भाई कानून लागू होना चाहिए कि नहीं लागू होना चाहिए। तो देखिए इसमें नियमों, तथ्यों, सिद्धांतों की आलोचनात्मक व्याख्या करते हैं। कैसी आलोचनात्मक व्याख्या करते हैं? निर्णय लेते हैं, तर्क प्रस्तुत करते हैं और साक्ष्य के आधार पर मूल्यों का निर्धारण करते हैं। भाई साक्ष्य जब रहेगा तो आप मूल्यों का निर्धारण कर देंगे। तो ये जो थे हमारे सब छः जो थे सब स्टेजेस थे, किसके? कॉग्निटिव डोमेन के। और ये सारे पूछे जाते हैं, तो आप इन सबको अच्छे से समझ लीजिए, याद कर लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, हम अफेक्टिव डोमेन की बात करते हैं, भावात्मक पक्ष की बात करते हैं, जो कि दूसरा होता है अफेक्टिव डोमेन, भावात्मक पक्ष। समझते हैं क्या है ये? भावात्मक पहलू को पहली बार 1964 में ब्लूम, मासिया और कार्थवाल द्वारा पेश किया गया था इसको। यह पहलू आंतरिक विकास पर केंद्रित है, यानी कि अफेक्टिव डोमेन किस पर है? तो आंतरिक विकास करता है, इंटरनल डेवलपमेंट से है, ठीक है, एक्सटर्नल नहीं बल्कि इंटरनल डेवलपमेंट से संबंधित है। ये क्या हो गया? यह एक कीवर्ड्स हो गया, जो तब होता है जब कोई व्यक्ति मूल्यों, सिद्धांतों, संकेतों, उनके समाधानों को प्राप्त करता है, ठीक है, और संसाधित करता है, जो उनके मूल्यों को आकार देते हैं। यह एक व्यक्ति के भावात्मक और व्यक्तिगत विकास को शामिल करता है। किसको? भावात्मक, अफेक्टिव और व्यक्तिगत जो इंडिविजुअल डेवलपमेंट होता है उसको शामिल करता है, जिसमें ऐसे उद्देश्य शामिल हैं जो छात्र के दृष्टिकोण, मूल्यों, रुचियों आदि में क्या करते हैं? बदलाव लाते हैं। ये टर्म आप याद रखेंगे
कि क्या करते हैं ये जो अफेक्टिव डोमेन होते हैं, तो छात्र के जो दृष्टिकोण है, मूल्य हैं, रुचियां हैं, उसमें क्या करते हैं, बदलाव लाते हैं। अब इसको भी कितने 6 लेवल्स में या फिर 6 सब स्टेजेस में बांटा गया है। अब देखते हैं कौन कौन से हैं। ये जो है VVI, मैं जिसको VVI कर रही हूँ इसको तो आप कभी बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ठीक है। ये VVI है। समझते हैं कि क्या है, प्राप्त करना, यानी कि रिसीविंग, क्रम, सेट से हायरार्की याद करना ज़रूरी है। तो क्या हो गया, रिसीविंग यानी कि प्राप्त करना, फिर प्रतिक्रिया रिस्पॉन्स हो गया, मूल यानी कि वैल्यूइंग हो गया, संकल्पना यानी कि क्या है, कंसेप्चुअलाइजेशन, क्या करेंगे आप 4th लेवल पे कंसेप्चुअलाइजेशन करेंगे, फिर ऑर्गेनाइजेशंस बनाएंगे, एंड देन आप मूल्य प्रणाली की विशेषता यानी कि करेक्टराइजेशन ऑफ वैल्यू सिस्टम। आपको क्रम याद रखना है। जैसे देखिए क्या है, रिसीविंग हो गया, फिर की रिस्पॉन्स हो गया, क्या हो गया, वैल्यूइंग, कंसेप्चुअलाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन एंड करेक्टर, लास्ट में विशेषता या करेक्टरिस्टिक्स की बात करता है तो आप लिख देंगे। अब इसको आप बस ऐसे ही शॉर्ट ये ट्रिक बना लीजिए, याद कर लीजिए कि डबल क्या है, 2 टाइम्स R है, VCOC, बस यही याद करना है आपको, क्रम याद हो जाएगा। क्योंकि जो ये भावात्मक क्षेत्र के जो 6 सब स्टेजेस हैं ये पूछे जाते हैं। ज्ञानात्मक तो पहले अभी भी पूछा जाता है ज्ञानात्मक, लेकिन आज ट्रेंड में है ये भावात्मक वाला। सीटेट में भी है, UGC नेट में भी है, और चाहे जितनी भी शिक्षक भर्ती परीक्षा है वहाँ पे भी ट्रेंड में है ये भावात्मक पक्ष, इसलिए आप इसको याद कर लीजिए ट्रिक बना करके। तो पहले R से रिसीव, किसी चीज़ को आप प्राप्त करें, रिसीव करेंगे तभी तो रिस्पॉन्स देंगे आप। पहले रिसीव करेंगे चीज़ों को, फिर अच्छा बुरा है कैसा है रिस्पॉन्स देंगे, फिर उसको वैल्यूइंग करेंगे, आप मूल्य का निर्धारण करेंगे कैसा है, सच में ये अच्छा है या बुरा है। फिर आप उसके बारे में कॉन्सेप्ट बनाएंगे, कंसेप्चुअलाइजेशन करेंगे कि नहीं चीज़ें तो अच्छी हैं भाई, मूल्यों पर खरी उतर रही हैं। फिर आप ऑर्गेनाइजेशंस बनाएंगे, एंड देन आप उसकी विशेषताओं का क्या करेंगे, वर्णन करेंगे। आगे बढ़ते हैं। यानी कि भावात्मक पहलू को 6 उप पहलुओं में बांटा गया है, ठीक है। आगे समझते हैं इसको हम, कि जो दिया हुआ है कि विशिष्टता के साथ प्रभावी डोमेन के उद्देश्यों का हम वर्गीकरण करेंगे। अब रिसीविंग क्या है, रिसीविंग में क्या क्या चीज़ें आती हैं सबको समझेंगे। प्रभावी डोमेन की विशिष्टताओं के साथ निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकरण किया जा सकता है। जैसे सबसे पहले रिसीविंग, अब हम प्राप्त करते हैं तो कैसे प्राप्त करते हैं, तो इसमें क्या है, उत्तेजनाओं के प्रति जागरूकता और ध्यान, घटनाओं या विचारों की स्वीकृति और नई जानकारी प्राप्त करने और सीखने की इच्छा, ये चीज़ें हम रिसीविंग में क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो जो भी उत्तेजनाओं के प्रति जागरूकता है, अवेयरनेस है, और अटेंशन है, ध्यान अटेंशन है, घटनाओं या विचारों की स्वीकृति कि हम इन चीज़ों को स्वीकार करें नहीं करें, और नई जानकारी प्राप्त करने और सीखने की जो इच्छा होती है वो किसके अंतर्गत आती है, तो प्राप्त करना या रिसीविंग के अंतर्गत आती है। एंड देन दूसरा क्या है, रिस्पॉन्स। अब देखते हैं रिस्पॉन्स क्या है, प्रतिक्रिया क्या है, तो सीखने में सक्रिय भागीदारी। अब सीखने में सक्रिय भागीदारी क्या है, हमारा रिस्पॉन्स है। प्रतिक्रिया देना, राय व्यक्त करना, किसी चीज़ पर मैंने ऊपर ही समझाया कि रिस्पॉन्स क्या होता है, कि पहले चीज़ों को आप देखेंगे कि वे चीज़ कैसी है, फिर उस पर अपनी प्रतिक्रिया देंगे या फिर राय व्यक्त करेंगे, तो रिस्पॉन्स ही तो दे रहे हैं कि चीज़ अच्छी है या बुरी है। अब क्या है, नई जानकारी को लागू करना और उसका उपयोग करना, ये सभी किस में आती है, रिस्पॉन्स में आते हैं। अब देखते हैं हम कंसेप्चुअलाइजेशन क्या है, परावर्तन या फिर विश्लेषण क्या होता है, कंसेप्चुअलाइजेशन में क्या चीज़ें होती हैं, तो मूल्यों का प्रतिबिंब और विश्लेषण करना। क्या करते हैं, मूल्यों का इसमें विश्लेषण करते हैं। प्रतिबिंब यानी कि दिमाग में इमेज बना लेते हैं। किसी दिए गए स्थिति में उचित मूल्य का निर्धारण, यानी कि जो भी दिए गई स्थिति है उसमें उचित मूल्य का निर्धारण करते हैं। मूल्य प्रणालियों की जटिलताओं को हम समझ लेते हैं कि जो मूल्य प्रणालियाँ उसकी जटिलताएं क्या क्या, इसमें समस्याएं आ सकती हैं, ये सब चीज़ों को हम किस में समझते हैं, कंसेप्चुअलाइजेशन, जब हमारे दिमाग में कॉन्सेप्ट बनता है। नेक्स्ट देखते हैं वैल्यूइंग क्या है, मूल्य निर्धारण क्या होता है, तो मूल्यों और सिद्धांतों की स्वीकृति। जो मूल्य और सिद्धांत है यहाँ पर हम क्या करते हैं, उन सिद्धांतों की स्वीकृति स्वीकार कर लेते हैं। मूल्यों के प्रति हम प्रतिबद्धता को जताते हैं, और दैनिक जीवन में मूल्यों के महत्व देना, यानी कि हमारा जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसमें हम अपने मूल्यों को क्या करें, महत्व दें, उनके वैल्यू को समझें। नेक्स्ट अब देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, संगठन। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन है कि मूल्यों को व्यवस्थित करना, प्राथमिकता देना, मूल्यों की एक प्रणाली बनाना और मूल्यों के बीच संबंधों को समझना। ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में देखिए क्या होता है, मूल्यों को हम व्यवस्थित करते हैं, प्राथमिकता देते हैं, और फिर उनकी एक प्रणाली बना लेते हैं मूल्यों की, वैल्यूज़ की, और फिर तब क्या होता है, मूल्यों के बीच हम जो भी मूल्य हैं उनके बीच संबंधों को हम समझने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि मूल्य प्रणाली की विशेषताएँ क्या क्या हैं, तो व्यक्तिगत जीवन शैली में मूल्यों का एकीकरण। अब उन मूल्यों का हम अपनी व्यक्तिगत जीवन शैली जो है हमारी, उसमें हम उनका एकीकरण करते हैं। व्यवहार में मूल्यों का प्रदर्शन करते हैं,
और दैनिक जीवन में मूल्यों को बनाए रखना और उन्हें लगातार लागू करना। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यही है मूल्य प्रणाली की विशेषता में कि दैनिक जीवन में हम मूल्यों को बनाए रखें कैसे और उन्हें लगातार लागू कैसे करें अपने जीवन में, यह जो किस में आता है, मूल्य प्रणाली की विशेषता है। अब समझते हैं अंतिम जो हमारा क्या है, क्रियात्मक पक्ष है। जो तीसरा पक्ष है क्या है, क्रियात्मक पक्ष है। इसे हम साइकोमोटर डोमेन भी कहते हैं। इंग्लिश टर्म बहुत ज़रूरी है साइकोमोटर डोमेन का। अब समझते हैं कि इस पक्ष का संबंध किससे होता है, शारीरिक क्रियाओं के प्रशिक्षण और कौशल के विकास से संबंधित है। इस लाइन को एज इट आप याद रखेंगे कि साइकोमोटर डोमेन क्या होता है, क्रियात्मक पक्ष क्या होता है, तो इसमें होता है शारीरिक क्रियाओं से संबंधित होता है, यानी कि शारीरिक क्रियाओं का प्रशिक्षण और कौशल के विकास से संबंधित है। इंद्रियों के समन्वय से विभिन्न क्रियाओं में कुशलता प्राप्त करना, जो भी हमारी इंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, उनमें समन्वय स्थापित करके, उनमें सामंजस्य स्थापित करके हम क्रियाओं में कुशलता प्राप्त करें, और इस पक्ष का क्या होता है, साइकोमोटर का उद्देश्य होता है। अब ब्लूम ने इसे भी 6 लेवल्स में बांटा है, या फिर 6 सब स्टेजेस में बांटा हुआ है। अब ये क्या होते हैं, समझते हैं इनको कि स्टिमुलेशन क्या है। स्टिमुलेशन यानी कि उद्दीपन, वर्किंग या गेम एक्टिविटी, कार्य करना और गामक क्रियाएं, ठीक है। और क्या है, कंट्रोल, नियंत्रण की बात करते हैं। उसके बाद से एडजस्टमेंट आता है। क्या आता है, एडजस्टमेंट आता है यानी कि समायोजन स्थापित करना। फिर क्या आता है, स्वाभाविकरण यानी कि नेचुरलाइजेशन यानी कि स्वाभाविकरण। और फिर हैबिचुअलाइजेशन आता है, हैबिचुएशन आता है यानी कि आदत पड़ जाना। चीज़ों की क्या पड़ जाती है, हमें आदत पड़ जाती है चीज़ों की। अब आगे देखते हैं कि साइकोमोटर डोमेन का संबंध मनोगत्यात्मक कौशल के विकास से होता है। शारीरिक क्रियाओं के प्रशिक्षण द्वारा इस उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। ब्लूम की भांति, यानी कि कौन है, सिम्पसन है, E.J. सिम्पसन ने 1969 में इसको 5 यानी कि 5 पक्षों, यानी कि इस पक्ष को जो है 5 सब स्टेज में बांटा। किसने, सिम्पसन ने। पूछ लेता है कभी कभी सिम्पसन का, तो सिम्पसन का भी एक बार देख लेते हैं कि क्या सिम्पसन ने दिया हुआ है। इन्होंने प्रत्यक्षीकरण यानी कि परसेप्शन की बात करी है। उसके बाद से अरेंजमेंट सेट की बात करी है, अरेंजमेंट सेट यानी कि विन्यास या क्रम व्यवस्था। गाइडेड रिस्पांस की बात करी है, मैकेनिज्म की बात करी है, और कॉम्प्लेक्स ओवर्ट रिस्पांस की बात करी है। फिर साइकोमोटर डोमेन यानी कि शारीरिक कौशल के प्रशिक्षण और विकास की बात करी है। इन सबको समझ लेते हैं क्योंकि प्रश्न यहाँ से भी बने हुए हैं। विशिष्टता के साथ साइकोमोटर डोमेन के उद्देश्यों का हम वर्गीकरण करेंगे। देखते हैं, साइकोमोटर डोमेन के उद्देश्यों को 5 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। आगे समझते हैं। ग्रॉस और फाइन मोटर स्किल का शोधन यानी कि क्या है, रिफाइनमेंट ऑफ ग्रॉस एंड फाइन मोटर स्किल। ये क्या होता है, ये उद्देश्य समन्वय, संतुलन और निपुणता जैसी शारीरिक क्षमताओं में सुधार पर ध्यान केंद्रित करते हैं। तो क्या होते हैं, यानी कि रिफाइनमेंट, ग्रॉस एंड फाइन मोटर स्किल जो होता है वो क्या करता है, तो समन्वय, संतुलन, निपुणता और शारीरिक क्षमताओं में सुधार पर क्या करता है, अपना ध्यान केंद्रित करता है। दूसरा समझ लेते हैं, परसेप्शन यानी कि धारणा क्या होता है, परसेप्शन क्या होता है। ये उद्देश्य किसी व्यक्ति की अपनी इंद्रियों के माध्यम से जानकारी को समझने, भौतिक आंदोलनों को निर्देशित करने के लिए उस जानकारी का उपयोग करने की क्षमता से संबंधित है। यानी कि जो परसेप्शन हमारा होता है, धारणा होती है कि क्या होता है, किसी व्यक्ति की इंद्रियां जो होती हैं उसके माध्यम से जानकारी को समझने का प्रयास किया जाता है, और जो भौतिक आंदोलनों को निर्देशित करने के लिए उस जानकारी का उपयोग करने की क्षमता विकसित की जाती है। यही क्या होता है, परसेप्शन होता है, धारणा होती है। अब सेट को समझ लेते हैं, सेट क्या है। यह श्रेणी शारीरिक और मानसिक तैयारी सहित किसी कार्य का जवाब देने के लिए किसी व्यक्ति की तत्परता को संवर्धित करता है। सेट क्या होता है कि भाई किसी व्यक्ति की जो तत्परता होती है, कैसे, शारीरिक और मानसिक तैयारी सहित किसी कार्य का जवाब देने के लिए व्यक्ति की तत्परता, आप कितने तत्पर हैं किसी भी जो भी शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से, किसके लिए, तो किसी कार्य का जवाब देने के लिए आप कितने तैयार हैं, ये सेट के अंतर्गत आता है। अब देखते हैं गाइडेड रिस्पॉन्स की बात करते हैं, यानी कि निर्देशित प्रक्रिया क्या होती है। इन उद्देश्यों में एक नया मोटर कौशल सीखने में निर्देशित और प्रारंभिक चरण शामिल है। इसमें सरल आंदोलनों का अनुकरण, अभ्यास करना शामिल है। आगे समझ लेते हैं तंत्र यानी कि मैकेनिज्म में क्या होता है। मैकेनिज्म, इस श्रेणी में शारीरिक कौशल का स्वतः और परिष्कृत प्रदर्शन शामिल है। इसके लिए थोड़ा सचेत ध्यान देने की क्या होती है, आवश्यकता होती है। इसमें क्या है, तो शारीरिक कौशल का स्वतः, मैकेनिज्म इस तंत्र ही है, मैकेनिज्म की बात कर रहा है ये, तो स्वतः और परिष्कृत प्रदर्शन क्या होता है, इसमें शामिल होता है। इसके लिए थोड़ा सा आपको सचेत यानी कि थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है, ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है। अब देखिए कॉम्प्लेक्स आउट रिस्पॉन्स क्या होता है, यानी कि जटिल बाह्य अनुक्रिया। कॉम्प्लेक्स आउट रिस्पॉन्स
साइकोमोटर डोमेन का उच्चतम स्तर का उद्देश्य है, जहां व्यक्ति सबसे कठिन कार्यों को भी कुशलता से करने की क्षमता हासिल कर लेता है और इसमें कम समय प्रयास के साथ कार्यों को, कम समय भी लगेगा, प्रयास भी कम लगेगा और काम को आसानी से पूरा कर सकते हैं। जैसे उच्चतम स्तर की क्षमताओं के साथ कुशलतापूर्वक कठिन कार्यों को पूरा करने वाला एक छात्र, यही क्या होता है, कॉम्प्लेक्स आउट रिस्पॉन्स होता है कि कम समय भी कम लेंगे और आप क्या करेंगे, कार्य को बहुत आसानी से पूरा कर सकते हैं। अब देखते हैं जो आज का हमारा अंतिम टॉपिक है, यह कि पाठ्यचर्या विकास में ब्लूम के वर्गीकरण का महत्व, क्योंकि अब पेडागोजी में यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। इम्पोर्टेंस ऑफ ब्लूम्स क्लासिफिकेशन इन करिकुलम डेवलपमेंट। ठीक है, तो देखते हैं निर्देशात्मक डिज़ाइन में सहायक यानी कि एड्स इन इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन। ब्लूम की टैक्सोनॉमी पाठ्यक्रम और निर्देशात्मक सामग्रियों को डिज़ाइन करने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करती है, एक डिज़ाइन प्रदान करता है। ठीक है, जो छात्रों को उच्च स्तरीय सोच कौशल विकसित करने में क्या करती है, मदद करती है। अब देखते हैं क्या क्या करता है यह। तो सीखने के उद्देश्यों को सुगम बनाता है। ब्लूम की टैक्सोनॉमी क्या करता है, पाठ्यचर्या निर्माण में या पाठ्यचर्या के विकास में, तो सीखने के उद्देश्यों को क्या करता है, सुगम बनाता है, यानी कि फैसिलिटेट लर्निंग ऑब्जेक्टिव। वर्गीकरण छात्रों के लिए स्पष्ट सीखने के उद्देश्यों को पहचानने, परिभाषित करने में मदद करता है। यह शिक्षकों को छात्रों के सीखने के लिए प्राप्त नए योग्य लक्ष्य निर्धारित करने और उनकी प्रगति को मापने की क्या करता है, अनुमति देता है। अब दूसरा समझ लेते हैं कि मूल्यांकन डिजाइन का समर्थन करता है, यानी कि सपोर्ट्स असेसमेंट डिज़ाइन। टैक्सोनॉमी का उपयोग मूल्यांकन बनाने के लिए एक गाइड के रूप में किया जा सकता है, जो छात्र की प्रगति को मापता है। किसको मापता है, जो छात्र की प्रगति को मापता है और उच्च स्तरीय सोच कौशल का आकलन करता है। यानी कि मूल्यांकन डिजाइन का समर्थन, जैसे टैक्सोनॉमी का उपयोग हम किसके लिए, मूल्यांकन बनाने के लिए करते हैं, एक गाइड के रूप में, जो छात्र की प्रगति को मापेगा और क्या करेगा, उच्च स्तरीय सोच कौशलों का आकलन करेगा। अब तीसरा क्या है कि सक्रिय शिक्षण को बढ़ावा देता है। ब्लूम की टैक्सोनॉमी तीसरा काम क्या करती है, पाठ्यक्रम को विकास करने में, कि सक्रिय शिक्षण को बढ़ावा देता है। प्रोमोट्स एक्टिव लर्निंग, यानी कि जो एक्टिव लर्निंग को प्रमोट करता है। उच्च स्तरीय सोच कौशल पर जोर देकर ब्लूम की टैक्सोनॉमी सक्रिय और व्यस्त रखने को बढ़ावा देती है, जो केवल जानकारी को याद रखने से परे है। अब देखते हैं कि महत्वपूर्ण सोच कौशल को बढ़ाता है, यानी कि इनहैंस क्रिटिकल थिंकिंग स्किल। वर्गीकरण छात्रों को सूचना के विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन पर जोर देता है। जो यह क्या होता है, तो छात्रों के विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन पर जोर देता है और सोच कौशल विकसित करने में क्या करता है, मदद करता है। आगे देखते हैं क्या है, अंतः विषय कनेक्शन को प्रोत्साहित करता है। अब देखते हैं कैसे, कि ब्लूम की टैक्सोनॉमी एक सामान्य भाषा प्रदान करती है, जिसका उपयोग अंतः विषय कनेक्शन और सीखने को क्या करते हैं, बढ़ावा देते हैं। बढ़ावा देने के लिए विषयों में किया जा सकता है, यानी कि अंतः विषय कनेक्शन को प्रोत्साहित करने के लिए क्या होता है इसमें, कि ब्लूम की टैक्सोनॉमी एक सामान्य भाषा प्रदान करती है, जिसका उपयोग अंतः विषय कनेक्शन और छात्रों और सीखने को बढ़ावा देने के लिए विषयों में किया जाता है। अब देखते हैं भेदभाव का समर्थन। सपोर्ट्स यानी कि डिफरेंशिएशन। वर्गीकरण अलग अलग निर्देश के लिए एक रोड मैप प्रदान करता है, जिससे छात्रों को अलग अलग सीखने की शैली, क्षमताओं वाले छात्रों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने की अनुमति मिलती है, कि जो छात्र जो है अलग अलग लेवल के अलग अलग तरीके से सीखते हैं, उन सबको सीखने में क्या मदद करता है, ब्लूम की टैक्सोनॉमी। अब क्या है कि शिक्षक निर्देश में सुधार, इम्प्रूव्स टीचर इंस्ट्रक्शन। ब्लूम की टैक्सोनॉमी का उपयोग शिक्षकों द्वारा अपने स्वयं के निर्देशात्मक अभ्यासों का मूल्यांकन और सुधार करने के लिए किया जा सकता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि वे छात्रों में उच्च स्तरीय सोच कौशल को बढ़ावा दें। यही इम्पॉर्टेंट है, कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है, कि छात्रों में उच्च स्तरीय सोच को बढ़ावा दें। तो ये थी ब्लूम की टैक्सोनॉमी आज की। मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले थिंकर के साथ। तब तक वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।